हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की सीरीज़, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थ्रू एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पूरी ज्योग्राफी समझने के लिए, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को, सभी सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो ज्योग्राफी बहुत ही एक ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बहुत ईजी हैं, उनको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की बुक्स अपने आप में बहुत टफ हैं। अगर आप रियलिटी देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स अपने आप में बहुत टफ है। वो बहुत ही छोटी छोटी लाइंस में, कम कम लाइंस में बहुत कुछ कह जाती हैं। उसके लिए आपको एक थोरो नॉलेज होने की ज़रूरत है, तभी आप उसको समझ सकते हैं एनसीईआरटी को। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। इससे आपकी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। ये पूरी ज्योग्राफी की सीरीज़ चलेगी। इसमें बिल्कुल ए टू जेड ज्योग्राफी में जितना भी है सब आपको सिखाया जाएगा, सब आपको समझाया जाएगा और सब कुछ आपका रेडी हो जाएगा। इसमें ज्योग्राफी में से फिर जो भी सवाल बनेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में से, वो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। सारे सवाल आप करके आ पाएंगे एग्जाम में। स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो आपके आने वाले एग्जाम्स में। लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारे अपडेट्स, सारी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ्स, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स समय समय वहीं पे शेयर होती हैं। तो उसको ज्वाइन करना आपको बहुत ज़रूरी है। अभी एडवोकेट जनरल में एपीएस का पेपर हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हमारे कंटेंट्स आए हैं, टेस्ट सीरीज से आए हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं ग्रुप पे। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन से कंटेंट्स हमारे आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के मैंने प्रूफ दे दिए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आए, जो हमारा कंटेंट है उससे आए हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में, कुछ प्रूफ के रूप में वहाँ पे दे दिए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आए हैं। अगर आप लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के लिए या पर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसके लिए मुझको 766580 पर 4421 इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और ज्योग्राफी अब आपके लिए बिल्कुल भी भारी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगी। जिन स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी मुश्किल लगती है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं समझाता चलूँगा बिल्कुल नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, जैसे डेली हम बातचीत करते हैं, बिल्कुल उसी भाषा में हम समझते चलेंगे और एक एक चीज़ समझेंगे। फिगर्स भी इसमें इंकॉर्पोरेट की गई हैं, सभी डायग्राम्स फिगर्स की हेल्प से हम समझेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अब बचेगा नहीं, सभी कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली में पृथ्वी। यानी कि जो पृथ्वी है, जो पूरे सोलर सिस्टम में जो सौर प्रणाली है उसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट होता है कि फुल मून कैन ओनली बी सीन वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। देखिए फुल मून क्या होता है? पूरा चांद, यानी कि पूरा चांद जब आपको पूरा का पूरा चंद्रमा दिखता है तो उसको हम फुल मून बोल रहे हैं। और वो जो है हमें एक महीने में बस एक ही बार दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। उसको पूर्णिमा की रात कहते हैं। देखिए पूर्णिमा है ना, पूर्ण का मतलब हो गया कंप्लीट, कि पूरा का पूरा चांद आपको दिख रहा है तो वो पूर्णिमा है। और 15 दिन बाद, फोर्ट नाइट लेटर, फोर्ट नाइट का मतलब होता है 15 दिन, वी कैन नॉट सी इट एट ऑल, है ना, हमें चांद दिखता ही नहीं है। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और उसको न्यू मून नाइट कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। तो ये सवाल यहाँ से देखिए, हर लाइन से सवाल बनते हैं। यहाँ से वाला बनेगा कि जब वो पूरा का पूरा चांद दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फुल मून नाइट बोलते हैं। और जब हमें चांद नहीं दिखता है तो उसको हम न्यू मून नाइट बोलते हैं, न्यू मून नाइट। या हिंदी में अगर कहें तो उसको पूर्णिमा बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं। ऑन दिस डे वी कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अमावस्या की रात को हम जो है बिल्कुल अ, अगर वहाँ पे क्लियर नाइट है, कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जो परफेक्ट नाइट स्काई है वो हम देख सकते हैं। क्योंकि चांद नहीं होगा तो उसकी रोशनी के, तो वहाँ पे जो तारे होंगे उनकी रोशनी के थ्रू, जो उनके अंदर स्टार्स के अंदर जो अपनी लाइट होती है, अपनी जो ऊर्जा होती है, उससे वो चमकते रहेंगे। तो पूरा आपको आकाश जो है वो साफ दिखेगा बिल्कुल। द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये पूछा जा सकता है सवाल कि जो सन है, सूर्य है, चंद्रमा है, या वो सभी बॉडीज़ या ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में शाइन करते हैं रात के समय में, रात का जब आप आसमान देखते हैं, जब उस टाइम पे जो भी आपको चमकती हुई चीज़ दिखती है, वो अपने नाम में क्या होती है? उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। जैसे कि सूरज की हम बात करें, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। तो सूरज को जो एनर्जी मिल रही है, सूरज के अंदर जो ताकत है जिसकी वजह से वो जल रहा है, तो वो क्यों जल रहा है? क्योंकि उसके अंदर गैस है ना, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये उसके अंदर गैसेस हैं। तो इन गैसेस की वजह से, इन गैसेस से उसको ऊर्जा मिलती है जिससे वो अपना काम करता है, जिससे वो लाइट अप होता है।
दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। इनके अंदर खुद की बहुत ज़्यादा हीट और लाइट है जो वो एमिट करते हैं, जिससे कि पृथ्वी पे भी जो धूप आती है, जिसको हम, जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो धूप में जो आप बैठते हैं, यानी कि जो सूरज की वो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है, जो लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर ट्रैवल करके धरती तक पहुँच रही है। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, सन इज अ स्टार। तो सन अपने आप में एक स्टार है। स्टार क्या चीज़ होती है? देखिए, एक सितारा, तारा या स्टार, वो क्या होता है? जो स्टार होता है वो अपना में एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं, जिनमें जो गैसेज आपस में जल रही होती हैं। जब वो गैसेज जल रही होती हैं तो वो हीट और लाइट दोनों एमिट करती हैं, यानी कि बाहर की तरफ फेंकती हैं, और वही लाइट धरती पर तक पहुंचती है। किस स्टार के थ्रू? सन स्टार के थ्रू। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो अर्थ के पास जो सबसे नियरेस्ट तारा या सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सूरज है, यानी कि सन है। देर आर वेरियस पैटर्न्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। यानी कि हम लोग बचपन में भी देखा करते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर रात में आप कभी आसमान को देखो, आजकल तो पोल्यूशन की वजह से आसमान साफ नहीं दिखता, लेकिन आज से 15-20 साल पहले आसमान काफ़ी साफ दिखा करता था। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे, सभी सितारों को देखेंगे, तो सितारे जो हैं आपस में कुछ पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। उन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। तो वो जो पैटर्न बनते हैं उनको कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। उर्सा मेजर, बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। एक कॉन्स्टिलेशन का नाम दे दिया गया है क्या? उर्सा मेजर या बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि या 7 सेजेस। यानी कि सप्तऋषि जो हैं, 7 सितारों का बना हुआ वो एक कॉन्स्टिलेशन है, उसको बहुत ही ईजिली लोग आसमान में पहचान सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 सितारों का ग्रुप है जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बनाता है। एंशियंट टाइम्स में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। सिंपल सी बात है, लोग बाग जो है पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, उनके पास जीपीएस तो हुआ नहीं करता था। तो जब जीपीएस नहीं होता था तो वे रास्ते का पता कैसे लगाते थे या डायरेक्शंस का पता कैसे लगाते थे? तो वो नाइट स्काई में जो सितारों की पोजीशन हुआ करती थी उसको देख के उसकी रात में दिशा का अंदाज़ा लगाया करते थे। देखिए, दिन में तो आप सूरज की हेल्प से लगा देंगे कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छुपता है। तो जहाँ जैसे जैसे सूरज जा रहा है तो आप सूरज जिधर से निकल रहा होगा आप समझ जाएंगे कि उधर पूरब है, जिधर छिप रहा होगा उधर आप समझ जाएंगे वो पश्चिम है। लेकिन रात में कैसे करेंगे? रात में तो सूरज नहीं है, तो रात में तारे याद आते हैं, है ना। तो जो तारे हैं उनको, उनकी हेल्प से, सितारों की हेल्प से, यानी कि स्टार्स की हेल्प से आप बता सकते हैं कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। आसमान में एक स्टार होता है, नॉर्थ स्टार, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक जगह पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि जब आप देख लेंगे तो कॉन्स्टलेशन जो सप्तऋषि है उसकी हेल्प से आप पोल स्टार को भी पहचान लेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं, यानी कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो ब्रह्मांड में मिलती है, सोलर सिस्टम में हमारे पास है, जिनकी खुद की ना तो हीट होती ना खुद की लाइट होती। जैसे पृथ्वी, अर्थ। अर्थ इज द एग्जाम्पल, है ना, कि अर्थ जो है उसकी खुद की ना तो कोई हीट है ना कोई लाइट है। वो हीट और लाइट जो भी ले रहा है वो सब किससे ले रहा है? सन से ले रहा है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। तो जो पृथ्वी है उस पर जो ऊर्जा है, पृथ्वी में जो गर्मी है, वो कहाँ से आ रही है? उसके स्टार की हेल्प की वजह से आ रही है। और जो पृथ्वी का स्टार है वो क्या है? सन है। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी अपने आप में एक ग्रह है। देखिए, सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं तो एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको समझा तो रहा ही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद आता है द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। यानी कि जो प्लैनेट वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक शब्द से आया है, प्लैनेटाई से, जिसका मतलब होता है वॉन्टरर्स। वॉन्टरर्स का मतलब होता है जो ऐसे ही विचरण करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनको वॉन्टरर्स कहा जाता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। सिंपल सी बात है, धरती जहाँ पे यानी कि हम रहते हैं वो अपना आप में एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें जो पृथ्वी को जितनी भी हीट और लाइट मिलती है वो सूरज से मिलती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि पृथ्वी के पास नियरेस्ट, सबसे पास कौन सा स्टार है? तो पृथ्वी के सबसे पास जो स्टार है उसका नाम क्या है? सन है। द मून इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। देखिए, मून जो है आसमान में, आकाश में, जो पृथ्वी के पास है उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। लाइक अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स। यानी टोटल मिला के 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को खत्म कर दिया गया प्लैनेट की लिस्ट में से, तो 8 प्लैनेट बचे हैं। तो देर आर 7 प्लैनेट्स, 7 अदर प्लैनेट्स अदर देन अर्थ। अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट और हैं, यानी कि टोटल प्लैनेट 8 हैं।
दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जिनको जो है हीट और लाइट सन से मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, सब और भी लोगों के क्या है, मून्स हैं। मून्स का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट की बात हम कर रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो प्राकृतिक है, यूनिवर्स ने खुद ने बनाई है, इंसान ने नहीं छोड़ी है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। और अगर आप प्लैनेट्स को देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे, तो जैसे ये मान लेते हैं जुपिटर है, तो जुपिटर के चारों तरफ ऐसे क्या है, ऐसे रिंग है ना, जुपिटर के चारों तरफ ये रिंग है। तो ये जो रिंग है जो कि किससे बनी हुई है, कुछ डेब्री से बनी हुई है। डेब्री मतलब कि जो पत्थर वगैरह होते हैं, गैसेज है, उसके वजह से जो ये रिंग बनी हुई है। ये 3 प्लैनेट्स में है, किस किस में है, जुपिटर में है, सैटर्न में है और यूरेनस में है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्री, ये स्मॉल डेब्री की बेल्ट है। डेब्री का मतलब होता है जैसे आपने कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ध्वस्त कर दो, आपने बिल्डिंग तोड़ दी, बिल्डिंग तोड़ने के बाद जो बाद में जो सीमेंट और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, ईंटों के, सीमेंट के जो आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, उसको डेब्री कहा जाता है ना। तो उसी ये वही कह रहा है कि ये जो बेल्ट है स्मॉल डेब्री की, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। अगर आप पावरफुल टेलीस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे तो ये रिंग्स आपको पृथ्वी से भी दिख सकती हैं। नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम। सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो हमारा सोलर सिस्टम यानी कि जो सौर मंडल है वो किस चीज़ से बना है, उसमें एक तो मेन चीज़ जो उसकी मेन फैमिली का जो हेड है वो कौन है, सोलर सिस्टम की फैमिली का हेड सन। तो सन है, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं 8 प्लैनेट्स, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं कुछ और उनकी सैटेलाइट्स। उसके बाद कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोराइड्स हैं। तो ये घूमते हैं, इनको हिंदी में उल्का पिंड और इस तरह से बोलते हैं, वो मैं आगे देख लेना। तो एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोराइड्स हैं, तो ये घूमते रहते हैं पूरे सन के चारों तरफ। तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा अपने आप में एक सोलर सिस्टम बन जाता है। वी कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड्स। तो ये एक अपने आप में एक सोलर फैमिली है जिसमें सन क्या है, इसका हेड है। तो अगर हम सन की बात करें तो सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बीचों बीच कौन है, सन है। इसके चारों तरफ जो है वो प्लैनेट्स और जो मीटियोराइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, वो सब घूम रहे हैं। इट्स ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, है ना, ये बहुत बड़ा है और काफ़ी गर्म गैसेस के थ्रू ये बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो ये एक ऐसी पुलिंग फोर्स देता है जो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। देखिए सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ ही क्यों घूम रहे हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, ये जो प्लैनेट हैं ये सूरज के चारों तरफ ही क्यों घूम रहे हैं, इधर उधर क्यों नहीं चले जाते। ये इसलिए नहीं जा सकते इधर उधर क्योंकि सन के पास अपनी हीट और लाइट तो है ही, साथ साथ उसके पास ऐसी ग्रेविटेशनल पावर भी है कि जो सभी इन प्लैनेट्स को अपने चारों तरफ बांध के रखती है, कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अट्रैक्शन में है और उससे बाहर नहीं जा पाते, और सन के चारों तरफ ही क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सिंपल सी बात है, जो सन है वही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। अगर सन खत्म हो जाए, यानी कि अगर सन की जो अंदर की हीट और लाइट है वो खत्म हो जाए, तो पूरा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट। तो 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 150 लाख किलोमीटर अगर आप कह सकते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 150 इंटू 10 लाख और करेंगे, इतना करोड़ आप कह सकते हो। जब करोड़ में आ जाएंगी ये संख्या, इतने करोड़ जो है किलोमीटर दूर है अर्थ से सन। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ लेना, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं आप इनको पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको समझा दिया है, नॉर्मली लिखा हुआ है। बात आती है नेक्स्ट प्लैनेट्स की। तो देर आर 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, सूरज से दूर जाते हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मरकरी, यानी कि सूरज के जो सबसे पास है वो मरकरी है। उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और फिर प्लूटो आता था लेकिन प्लूटो खत्म हो गया। एक ईजी वी टू मेमोराइज है, यानी कि निमोनिक बना रखा है कि एक माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। तो माई का एम, वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, मदर का फिर वापस एम, जस्ट का जे, सर्व्ड का एस, अस का यू और नट्स का एन। तो यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। तो इस तरह से है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। पहले तो आप ये ध्यान रखो, उसके बाद इसका सिस्टम ध्यान रखो, या तो ऐसा कर लो, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट लाइन से हैं। उसके बाद फिर एक एस्टेरॉयड की बेल्ट आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं ये सभी अपने फिक्स्ड पाथ पे चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि कोई जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ पे घूमने चले जाए, ऐसा नहीं होता। सभी प्लैनेट्स फिक्स्ड पाथ पे
राउंड लगाते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, है ना। ये पाथ्स जो हैं क्या है, ये एलोंगेटेड हैं, यानी कि मान लेते हैं ये सन है, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये बिल्कुल इस तरह से सर्कल में नहीं लगाते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं ये, अगर ये सन है, तो जो प्लैनेट्स सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो कुछ इस तरह से एलोंगेटेड पाथ होता है, यानी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है एक तरीके से, है ना। ये एलिप्स बना हुआ है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो ये सन की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकरी सबसे पास में है सन के, तो सबसे जल्दी ये चक्कर लगा लेगा सन के, ऑब्वियस सी बात है। तो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, यानी कि एक चक्कर लगाने में जो धरती को 365 दिन और 6 घंटे और लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, वहीं मरकरी को एक चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 88 डेज लगते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को क्या कहा जाता है कि ये धरती का जुड़वा भाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ये ट्विन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो वीनस का मास है, जो वीनस का साइज है, वो लगभग लगभग उतना ही है जितना अर्थ का है। इस वजह से वीनस जो है उसको अर्थ का ट्विन कहा गया है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी 2006 तक प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था। हावेवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या मुझे लिख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये कहा गया कि भाई प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा, जैसे दूसरे और कुछ हमें प्लैनेट्स मिले, जैसे कि सीरीज मिला है एक, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कह रहे हैं, प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता जो प्लैनेट की कंडीशंस को फुलफिल करने में ज़रूरी है, यानी कि जो बताती हैं कि ये प्लैनेट है। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड्स, यानी कि सोल जो है वो सन गॉड है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, है ना। तो जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, सिंपल सी बात है, जो आर्यभट्ट थे वो बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, यानी खगोल शास्त्री हुए हैं भारत के। तो ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो अपना हमें तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, यानी कि अगर यहाँ पे सन है, अगर ये सन है तो सन के बाद जो पहला प्लैनेट है वो मरकरी है, दूसरा प्लैनेट जो है वो वीनस है, और जो तीसरा प्लैनेट आता है वो अर्थ है, और उसके बाद जो चौथा प्लैनेट आएगा वो कौन होगा, मार्स होगा। तो अर्थ जो है वो तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इट्स साइज, इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स पे, यानी कि धरती जो है वो बिल्कुल इस तरह से राउंड नहीं है ना, बिल्कुल राउंड ना होकर वो थोड़ी सी क्या है, वो पोल से थोड़ी सी आप कह सकते हो, अगर सर्कल है तो यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट है ना ऊपर। तो इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, यानी अर्थ को कोई ये नहीं कह सकता कि अर्थ की जो शेप है वो सर्कुलर है ना, या स्फेरिकल है। तो ना तो अर्थ सर्कुलर है ना अर्थ स्फेरिकल है। अर्थ की अगर शेप पूछी जाएगी एग्जाम में आपसे, तो अगर ऑप्शंस आएंगे स्फेरिकल, है ना, या सिलेंड्रिकल तो नहीं आएगी, स्फेरिकल आएगा, सर्कुलर आएगा, फिर एक ऑप्शन आएगा जियोइड, तो जियोइड इसका आंसर होगा। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, है ना, अर्थ की शेप को ही अलग से डिफाइन कर दिया गया। जब भी जियोइड वर्ड का यूज़ होगा इसका मतलब ये होगा कि धरती जैसी जिसकी जो सतह होगी उसको हम जियोइड बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स दो तिहाई सरफेस, यानी 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। बाहर से अगर आप देखेंगे, आउटर स्पेस से जब आप धरती को देखेंगे तो धरती नीली दिखती है, ब्लू दिखती है, क्यों? क्योंकि धरती पे 2/3 पानी है, यानी कि 2/3 सरफेस पे पानी है, यानी कि मोर देन 67% जो है वो पानी से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको नीला प्लैनेट यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे समुद्र है चारों तरफ और पानी ही पानी है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट, अगर सिंपल से सवाल है वैसे पूछा जा सकता है कि लाइट की स्पीड क्या है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट 20 सेकंड टू रीच द अर्थ। इतनी तेज स्पीड पे 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड, यानी कि आप सोच सकते हो कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चली गई। अभी हम जो हैं इन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि हम 1000 किलोमीटर पर आवर चला लें, 5000 किलोमीटर पर आवर चला लें। यहाँ पे
3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में वो ट्रैवल कर रही है लाइट, यानी कि आप लाइट की स्पीड खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी तेज़ है। इतनी तेज़ स्पीड पे चलने के बावजूद भी धरती तक सूरज से रोशनी पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। बात आती है मून की। अगर मून की बात करें तो आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी धरती का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन है? मून है। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है, 1/4 है। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। देखिए ये जो जो चांद है वो इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि पृथ्वी में और चांद में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है एज़ कम्पेरिजन टू सूरज। अगर सूरज इतना धरती के पास होता तो धरती पे कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, धरती इतनी गर्म होती। इट इज़ जस्ट अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, 3,84,000 किलोमीटर ही सिर्फ दूर है ये। और आप वो देख सकते हैं कि वो 150 मिलियन किलोमीटर था सूरज। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 27 दिन में जो चंद्रमा है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसको समझिए। सवाल ये बनता है कभी कभी कि हमें चंद्रमा का, चांद का हमेशा एक ही सतह धरती से दिखती है। भी चंद्रमा अपनी, देखिए दो तरह के मूवमेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक तो चंद्रमा अपनी एक्सिस पे घूमता है, एक तो वो करता है रोटेशन, है ना, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। जैसे धरती रोटेशन करती है जिसके वजह से दिन और रात होती है, ये भी हम सब आगे पढ़ेंगे, है ना। रोटेशन होती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। एक धरती करती है रिवोल्यूशन, जो सूरज के चारों तरफ करती है, यानी कि हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक साथ में दो मूवमेंट कर रहे होते हैं। एक तो वो खुद की एक्सिस पे घूम रहा होता है और एक वो अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा होता है। लाइकवाइज जो चंद्रमा है, एक तो वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, साथ ही साथ वो अपनी ऑर्बिट पे घूम रहा है। एक्सिस पे घूमने की वजह से तो वो खुद गोल गोल घूम रहा है, और ऑर्बिट पे घूमने की वजह से वो क्या कर रहा है? पृथ्वी की चारों तरफ घूम रहा है। तो हमें हमेशा जो चंद्रमा है उसकी एक ही सतह क्यों दिखती है? वो इसलिए दिखती है, एज अ रिजल्ट मून इज टाइडली लॉक्ड एंड ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। क्यों? क्योंकि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी कि जितना टाइम उसको एक अपनी एक्सिस पे घूमने में लग रहा है उतना ही टाइम उसे धरती के चारों तरफ घूमने में भी लगता है। यानी उसकी जो दोनों की स्पीड है वो सेम है, यानी कि उसकी खुद की एक्सिस पे घूमने की स्पीड और धरती की चारों तरफ घूमने की स्पीड, या आप समय कह दो, ये वो दोनों चीज़ सेम है। इसलिए ऐसा होता है कि जो चंद्रमा है वो धरती से टाइडली लॉक्ड है, और लॉक होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही सतह दिखती है, जबकि चंद्रमा घूम रहा है लेकिन चंद्रमा अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और धरती की चारों तरफ भी सेम स्पीड से घूम रहा है, तो इस वजह से हमेशा एक ही सतह उसकी हमें दिखती रहेगी। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। चंद्रमा पे हालांकि चंद्रयान प्लेट भारत ने भी 2 बार भेज लिया है, तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंद्रमा पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स हैं, वहाँ पे प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं ऑन इट सर्फेस, यानी कि वहाँ पे गड्ढे भी हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेटर भी हैं सॉरी बहुत बड़े बड़े क्रेटर भी हैं, वहाँ पे प्लेन्स भी हैं और माउंटेन्स भी हैं। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। ये जो चीज़ हैं ये क्या करती हैं? मून की सरफेस पे परछाई बनाती है, क्योंकि जब मून पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके वजह से मून पर परछाई बनती है, और वही परछाई की वजह से जब हमें कभी कभी कहते हैं कि चांद में दाग है, चांद काला दिख रहा है, तो वो चांद काला नहीं दिख रहा, वो चांद पे परछाई आ रही है, जो पहाड़ है वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसकी जो परछाई है वो हमें वहाँ से महसूस होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहला व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पर पैर रखा था? वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और कब रखा था? 20 जुलाई 1969 में। 1969 में अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसरो बनाया था, इसरो 1969 में ही बना है। इससे पहले हालांकि 1962 1963 में इनकोस्पार बन गया था, है ना। अगर आपको पता हो तो इनकोस्पार बनाया था, यानी कि जो एक तरह से इसरो का प्रीवियस मेंबर था, लेकिन बाद में इसको क्या बना दिया गया? 1969 में इसरो बना दिया गया। तो अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। यानी कि जिस तरह से प्लैनेट, ग्रह सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लाइक वाइज जो सैटेलाइट है वो किसकी तरफ चक्कर लगा रही है? वो जो प्लैनेट है यानी कि पृथ्वी है, अगर हम यहाँ पे मून और चंद्रमा और अर्थ की बात करें तो जो जो चंद्रमा है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है धरती के। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो आर्टिफिशियल है। आजकल हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सैटेलाइट छोड़ते ही हैं, आपको पता ही है। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो ये सैटेलाइट सिंपल सी बात है, कई सारी चीज़ों के लिए छोड़ी जाती हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी
या कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये सैटेलाइट्स को छोड़ते रहते हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो एक रॉकेट के थ्रू छोड़ी जाती है और अर्थ के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें छोड़ती जाती है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, कई सारी सैटेलाइट्स हैं, ये कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर बात आती है एस्टेरॉइड्स की और मीटियोरॉइड्स की। चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और इससे इसी तरह से करके हम पूरी ज्योग्राफी कवर कर देंगे। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, पूरी ज्योग्राफी आप देख लीजिए, पूरी सीरीज़ आप देखते चलिएगा, आपकी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाते रहिएगा। जो लोग लोअर PCS मेंस के पेड ग्रुप में हैं उनको ये जो PDF है उनको शेयर कर दी गई है, उनको सारा कंटेंट मिल गया है। आप लोग भी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जिसको जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो वो मुझे बता दीजिए, मैं आपके जो डाउट्स हैं वो सब सॉल्व कर लूँगा। जो आपका कंटेंट होगा, जो भी आपको चाहिए होगा, जो भी आपको वीडियो बनवानी होगी, वो उसको बना दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।